हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है साथियों, आज आपको डीएलएड सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर 2021 दिन में कराने चल रहा हूँ। ठीक है साथी, हिंदी सब्जेक्ट का डेली आपको कराते थे। आज आपको 2021 सत्र का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, उसके प्रीवियस ईयर को मैं आपको कराने चल रहा हूँ साथी। आप लोग के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है साथियों, चलते मैं कंटिन्यू होता हूँ। देखिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन है आज का। इसमें ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि, इसमें से प्रमुख कवि पूछा है कौन है। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी होंगे नहीं, तुलसीदास होंगे नहीं, सूरदास होंगे नहीं। कौन होंगे साथी? आपके होंगे कबीरदास। ठीक है, चलिए कबीरदास जी हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप जान भी लीजिए, सभी ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी एक महान संत और कवि थे। एक महान संत और क्या थे? कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक बुराइयां क्या थी? अपनी रचनाओं में सामाजिक बुराइयां, धर्म, जाति के भेदभाव और कर्मकांडों का विरोध किया। किसका विरोध किया? के भेदभाव और कर्मकांडों का क्या किया? विरोध किया। उनकी रचनाओं में बीजक कौन सी? उनकी रचनाओं में बीजक, साखी, शबद, रामायणी क्या है? साखी, शबद, रामायणी। इसमें शबद नहीं लिखा गया है साथी, तो साखी, शबद, रामायणी पद और दोहे क्या है? शामिल है। चलिए ठीक है साथी, आपको बताते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ये सूफी शाखा के प्रमुख कवि थे। किस शाखा के? सूफी शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी किसमें थे? ज्ञानाश्रय शाखा के थे। तुलसीदास जी राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है साथी, चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। पूछा है लोकायतन के रचनाकार कौन है? ठीक है, लोकायतन के रचनाकार साथी जयशंकर प्रसाद होंगे नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे नहीं, प्रेमचंद भी नहीं है। तो इसमें कौन होंगे? सुमित्रानंदन पंत जी। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का क्या बोला जाता है? सुकुमार कवि। के बारे में, सुमित्रानंद पंत के बारे में थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। पंत जी छायावादी युग के एक प्रमुख कवि थे। लोकायतन उनकी एक महाकाव्य रचना है जो 1964 कब 1964 में प्रकाशित हुई थी। इस रचना में उन्होंने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के क्या थे? प्रमुख कवि थे। चलिए जयशंकर प्रसाद के बारे में अब आइए, देखिए आप जयशंकर प्रसाद की रचना के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। क्या है इनकी रचनाएं? जैसे फेमस रचनाएं हैं, कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है। ठीक है, इस प्रकार की आदि रचनाएं जयशंकर प्रसाद की थी। चलिए प्रेमचंद जी के बारे में, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। क्या थे? एक उपन्यासकार थे। इनकी पूस की रात, गबन, ईदगाह, गोदान, कफन आदि प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में थोड़ा समझिए। ठीक है, चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं साथी, में चारों ऑप्शन के बारे में जो जितने कवि हैं सबके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप सिर्फ समझिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। ठीक है, चलते हैं साथी अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा है तीसरा। चलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके पेपर सेमेस्टर में तो आया ही था, टेट में, यूपी टेट का जो परीक्षा हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। भाषा का कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा पर, किस पर?
भाषा पर कबीर जी का जबरदस्त क्या था, अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। क्या थे, वाणी के डिक्टेटर। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में किस लेखक का है। इसमें पूछा है कौन से लेखक ने कबीर दास जी को वाणी का डिक्टेटर माना है, डिक्टेटर बताया है, किस कवि ने बताया है। तो देखिए आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ साथी। मुंशी प्रेमचंद है नहीं, रामचंद्र शुक्ल आलोचना कवि थे, रामविलास शर्मा जी है नहीं, तो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा समझिए साथी। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर में इस प्रकार का उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी, किसवीं, 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख है, जिसका हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में प्रमुख स्थान है। चलिए रामचंद्र शुक्ला जी का हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो गया। अब बचते हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और आलोचक एवं विचारक थे। ठीक है साथी, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पर। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। चित्रक का तद्भव पूछा है। क्या पूछा है, क्या पूछा है साथियों, चित्रक का तद्भव। तो चित्रक का तद्भव क्या होगा, तद्भव रूप पूछा है, तत्सम नहीं पूछा। तद्भव जो होता है, जो देशज हिंदी शब्द में होते हैं, ठीक है, संभवतः लिखे जाते हैं, वो सब देशज शब्द होते हैं, और तद्भव शब्द हमेशा हिंदी में ही प्राय लिखे जाते हैं। तत्सम तो संस्कृत के ही समान रूप जैसा ही दिखता है। तो देखिए तद्भव में क्या है साथी, चित्त होगा नहीं, चौथा होगा। क्या होगा, चौथा इसका ऑप्शन होगा। क्या होगा, चौथा ऑप्शन होगा इसका। चित्र होगा नहीं, चेतक होगा नहीं। ठीक है, तो चित्रक का तद्भव क्या होगा, चीता है। चलिए आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जिसके पास कुछ हो नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, अकिंचन कहते हैं। निर्धन नहीं होगा, असमर्थ नहीं होगा, अक्षम नहीं होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, अकिंचन कहते हैं। चलिए ठीक है साथी, आपके अगले क्वेश्चन पे, और उसमें दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है साथी, देखिए छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठे क्वेश्चन में आप समझिए, देशज शब्द क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देशज शब्द, देशज शब्द की उत्पत्ति देश धन जा के योग, किसके, देश धन जा के योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा, अर्थात जो बोलचाल की भाषाओं में गृहीत है उन शब्दों को देशज कहते हैं। जैसे लोटा, लोटा, खिड़की, डिबिया, कचौड़ी, पगड़ी, फुनगी, ये सब क्या है साथी, कचौड़ी के बाद में देखिए आपको बताए हैं क्या, पगड़ी, पगड़ी के बाद आपको बताए हैं फुनगी। क्या बताए हैं, फुनगी। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे देशज शब्द हैं साथी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सातवें क्वेश्चन पे। लकीर का फकीर होना क्या है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। लकीर का फकीर होने के मुहावरे का अर्थ है पुरानी प्रथा पर चलना। किस पर, पुरानी प्रथा पर, किस प्रथा पर चलना, पुरानी पद्धतियों पर चलना। तो देखिए वाक्य प्रयोग, मेरी दादी आज भी लकीर की फ़कीर है। मेरी दादी क्या है, आज भी लकीर की क्या है, फ़कीर है, क्योंकि उन्हें कुछ नया समझाना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें समझाना कुछ नया बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख मयंक सब मंजु मनोहर। मुख मयंक सब, मुख मयंक सम मंज मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार पूछा है साथी। क्या पूछा है, पूछा है इस पंक्ति में, किस पंक्ति में, मुख मयंक सम मंज मनोहर में अलंकार। तो इसमें साथी क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ उपमा क्या होता है।
जहाँ पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है साथी, अभी आपको इसका मैं आपको पहचानने का तरीका भी बताता हूँ, पहले इसको आप समझ लीजिए। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ मुख की तुलना मयंक अर्थात चंद्रमा से की गई है। किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। ठीक है, अब मैं आपको इसको पहचानने का तरीका बताता हूँ साथी। इसका पहचानने का तरीका है, उपमा अलंकार में किसी भी शब्द के अंत में सा, सी, से, सम, ठीक है, इत्यादि ईटीसी क्या है? ईटीसी शब्द अगर आ जाते हैं उसमें क्या है, आप आंख मूंद करके लगा सकते हैं उपमा अलंकार। ठीक है साथी, उपमा अलंकार को मैं आपको यह तरीका बता दिया हूँ, यह बहुत ही आसान है, पहचानने का तरीका है। ठीक है, चलिए साथी, अब मैं आपको बताता हूँ अगले क्वेश्चन पर। अधगर गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए। तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अध अधजल गगरी कौन है? अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना। ज्ञान कम हो लेकिन दिखावा अधिक करना। वाक्य प्रयोग, रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। ये तो वही बात हुई कि अधगत गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान ही होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। चलिए चलते हैं साथी आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों का बोध होता है, जिसमें वाक्य विभिन्न योजकों जैसे और, अतः, या, तथा, एवं, इसलिए, फिर, भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि पर से जुड़े होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। मीना पढ़ाई कर रही है। मीना क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है, लेकिन राम सो रहा है। तो देखिए इसमें दो शब्द, एक है कि मीना पढ़ाई कर रही है और दूसरा है राम सो रहा है। तो मीना पढ़ाई करने का और राम सोने के बीच में एक शब्द आया है लेकिन। यह शब्द लेकिन जो आया यह जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, किसको जोड़ने का? दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को। कौन कौन से वाक्य? मीना पढ़ाई कर रही है और राम सो रहा है, दोनों वाक्यों को, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? लेकिन शब्द। देखिए राधा ने मेहनत की और सफल हो गई। तो और शब्द क्या है इसमें? और शब्द संयुक्त वाक्य है। ठीक है साथी, चलिए अब आपको बताते हैं तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ। चलिए तार सप्तक के बारे में। तार सप्तक का संपादन भारतीय ज्ञानपीठ सन 1943 में। कब? सन 1943 ईस्वी में। सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रयोग, तार सप्तक में अज्ञे जी, कौन? अज्ञे जी द्वारा नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर इसका संकलन एवं संपादन किया गया। इसका संकलन एवं संपादन किया गया किसके माध्यम से? तार सप्तक का माध्यम तो अज्ञे जी का था और 7 कवि उसमें शामिल थे। इन 7 कवियों के माध्यम से अज्ञे जी के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में यह तार सप्तक का संपादन किया गया 1946 ईस्वी में। ठीक है, यह तार सप्तक का संपादन भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा भी किया गया था। ठीक है साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर क्या क्या है साथी? विधान, वाचक और वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में क्या है? ममता ने खाना खा लिया। ममता ने खाना खा लिया। चलिए अब आपको अगला है, इसी में आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य क्या है?
ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वहाँ जाकर बैठिए, वहाँ जाकर क्या करिए, बैठिए। ठीक है साथी। चलिए अब आपका बनता है क्या, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है। आशीर्वाद आदि का बोध होता है, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर करे सब कुशल लौटे, मतलब ईश्वर करे सब कुशल लौटे। ठीक है, यह इच्छावाचक है। चलिए निषेधवाचक क्या है साथी, निषेधवाचक में है जिन वाक्यों से कार्य जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है, यह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा, यह क्या है हमारा, निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है साथी। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से बात पूछी जाए तो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, यह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, प्रश्नवाचक का चिन्ह ऐसे बनता है। ठीक है साथी। अब चलते हैं आपके विस्मयादिबोधक वाक्य पे। तो ऐसे वाक्य क्या है, ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, ओ, अरे, क्या 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 आता है साथी, ओ, अरे, ये सब क्या है, विस्मयादिबोधक है। ठीक है, और ऐसे छी, छी, ये सब क्या है, हमारे विस्मयादिबोधक शब्द हैं। ठीक है साथी। आपको चलते हैं आपके अगले पर संकेतवाचक में। संकेतवाचक में क्या है साथी, वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य। अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। संधिवाचक वाक्य, संधिवाचक वाक्य में क्या है साथी, संधिवाचक वाक्य में ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, तो वह वाक्य संधिवाचक वाक्य कहलाता है। आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, मतलब यह संभावना जताई जा रही है, क्लियरिटी नहीं कि आज बारिश होगी, लेकिन यह बताई जा रही है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है साथी। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 13 में है श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं बताइए। यह क्वेश्चन आपका 2016-17 में पूछा गया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन साथी। ठीक है, चलिए श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं, इसके पहले वाले जो मैं वीडियो डाले हूँ साथी, तो उसी पिछले वाले सत्र में आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं साथी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके बारे में अब तो आया है तो बताना पड़ेगा ही, और आपको समझना पड़ेगा भी, क्योंकि पेपर में बार बार देखिए आपको यही चीज़ एनालिसिस करना है कि पेपर में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। और पेपर में ये कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इतने प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का पेपर कहाँ से बन सकता है। ठीक है, बना हुआ था और कहाँ से इस बार आपका पेपर बनेगा। चलिए देखिए साथी, श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री अस्थायी रूप से सीखने और समझने में सहायक है, वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। सहायक सामग्री सूक्ष्म बातों को सरलता से साझा देती है, मतलब समझा देती है। क्या कर देती है, सहायक सामग्री सूक्ष्म बातों को सरलता से समझा देती है और छात्रों की कल्पना में विचार शक्ति का विकास करती है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है, छात्र सक्रिय रहते हैं और पाठ को सरलता से क्या करते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा साथी क्या है, अगला पॉइंट ये है कि दृश्य श्रव्य सामग्री से पाठ में अधिक रोचकता आती है। श्रव्य दृश्य सामग्री हमारी ज्ञानेंद्रियों को उद्दीप्त करके शिक्षण एवं अधिगम सब प्रक्रिया को सुगम बनाती है।
क्या करती है, शिक्षण प्रक्रिया एवं अध्ययन प्रक्रिया को क्या करती है, सुगम बनाती है। चलिए ठीक है। अध्यापक को उपयोगी एवं अच्छे शिक्षण में सहायता करती है। 9वां पॉइंट है, भाषा संबंधी कठिनाइयों को क्या करती है, दूर करती है। ठीक है साथी, आपका यह जो है सूक्ष्म शिक्षण आपका यह जो है पॉइंट सब क्लियर, सूक्ष्म शिक्षण के पॉइंट सब आपको क्लियर करके मैं आपको अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, जीवन और आत्मकथा में अंतर बताइए। जीवन और आत्मकथा में अंतर बताना है, किसी एक जीवनी और एक आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम बताना है। जीवन तथा आत्मकथा में क्या बताना, अंतर बताना है। चलिए, जीवनी में क्या है, जीवनी मतलब जीवनी के बारे में पहला पॉइंट है, जीवन किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। मतलब किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, खुद नहीं लिखी जाती, खुद तो आत्मकथा लिखी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। जीवन किसी महापुरुष की ही लिखी जाती है। जीवनी अनुमानित होती है। जीवनी क्या होती है, एक अनुमानित होती है, मतलब एक अनुमान लगा के लिखी जाती है। ठीक है, संभावना जता करके। चौथा पॉइंट है, जीवनी वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है। वर्णात्मक शैलियों में जीवनी लिखी जाती है। जीवनी की प्रामाणिकता आवश्यक है। चलिए, उदाहरण में कलम का सिपाही क्या है, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद की क्या है, जीवनी है, कलम का सिपाही। ठीक है, चलिए आत्मकथा में देखिए, समझिए। आत्मकथा में साथी, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। मैंने आपको पहले बताया कि आत्मकथा खुद लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। चलिए, आत्मकथा किसी किसी की भी लिखी जा सकती है। मतलब आत्मकथा किसी की भी आप लिख सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी, जैसे कोई स्टूडेंट हो या कोई टीचर हो, अपनी आत्मकथा स्वयं लिख सकता है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति आत्मकथा लिख सकता है। ठीक है, आत्मकथा सत्य होती है। आत्मकथा में कोई असत्यता नहीं पाई जाती, जो सार्थकता के साथ साथ सत्यता पाई जाती है, आत्मकथा में वही सब लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले चौथे पॉइंट पर, आत्मकथा में कथात्मक शैली में लिखी जाती है। किसमें, कथात्मक शैली में लिखी जाती है। आत्मकथा की प्रामाणिकता आवश्यक नहीं है। आत्मकथा की जो प्रामाणिकता है वो आवश्यक नहीं है। चलिए ठीक है, तो एग्जाम्पल समझिए। क्या भूलूं क्या याद करूं या हरिवंश राय बच्चन की बहु प्रशंसित आत्मकथा है। क्या भूलूं या क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है, रचना है। ठीक है साथी, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, चलिए, प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। प्रकृति का सुकुमार भैया, प्रकृति का सुकुमार कवि, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में, पिछले ईयर में, और इसमें भी पूछा गया है। तो प्रकृति का सुकुमार जो है सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। पंत जी के प्रकृति के प्रति अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील दृष्टि थी। उनकी रचनाओं में, उनकी क्या है, रचनाओं में प्रकृति का अत्यंत मनोहारी और सुंदर चित्रण मिलता है। किसके रचनाओं में, सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं में। ठीक है, पंत जी का जन्म उत्तराखंड राज्य के पंत जी का जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही उनकी मां का क्या हो गया, निधन हो गया। जैसे सुमित्रानंद पंत जी का जन्म हुआ तो उनकी माता का क्या हो गया, कुछ समय के बाद निधन हो गया। ठीक है, कुछ घंटों के पश्चात। इनके पिता का नाम गंगा दत्त, क्या नाम था इनके पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम क्या था, गंगा दत्त पंत था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हो गई थी। इनकी रचनाएं, अब देखिए साथी, रचना ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, काव्यवाणी, युगपथ, पुरुषोत्तम राम, पतझड़, गीत हंस। ठीक है, चलिए आपको गीत नाट्य के बारे में बताते हैं साथी। तो गीत नाट्य के बारे में क्या है, ज्योत्सना, राज, सिठार, अतिमा। ठीक है, तो यह अंतिमा है साथी, क्या है, अंतिमा। ठीक है, उपन्यास इनकी एक लिखे थे, हार, बहुत फेमस थी। ठीक है, कहानी संग्रह में 5 कहानियां इनकी लिखी गई हैं। चलिए साथी, आपके अगले क्वेश्चन पे मैं ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसके भेदों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय एक शब्दांश है। प्रत्यय क्या है? एक शब्दांश है। क्या है? एक शब्दांश है। ठीक है, तो जो शब्द के अंत में, कब? शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथी? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी समझना है। देखिए, समाज एक शब्द है। समाज क्या है? एक शब्द है। इसमें समाज में मैंने एक जोड़ दिया तो ये सामाजिक हो गया। मीठा में आस जोड़ दिया, मिठास हो गया। लोहा में आ जोड़ दिया, लुहार हो गया। नाटक में कार जोड़ दिया, नाटककार हो गया। ये सब क्या है? हमारे जितने दिए गए हैं, ये जो है, जो हमारे दिए गए हैं ये शब्द हमारे क्या हैं? ये सब हमारे सब के सब प्रत्यय हैं। ठीक है, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद दो होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। चलिए, कृत प्रत्यय के बारे में जानिए साथी। ठीक है, कृत प्रत्यय के बारे में थोड़ा आप समझिए। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ कृत प्रत्यय के बारे में। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय या कृदंत कहते हैं। जैसे तैरना प्लस आक, मतलब तैराक होता है। क्या होता है? तैरना में क्या लगा है? आक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तैराक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तैराक बन जाएगा। ठीक है, अब आता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है साथी? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा कृदंत शब्दों से जोड़े जाते हैं। किससे? कृदंत शब्दों से जोड़े जाते हैं। जैसे इसमें तद्धित प्रत्यय में क्या क्या है? आत्मज में आ जोड़ दिया जाएगा तो आत्मजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आत्मजा बन जाएगा। ठीक है, चलिए, आत्मजा यह बन गया। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में साथी पूछा है कि वाक्य में पूर्ण विराम, वाक्य में क्या है? पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं? क्या होते हैं? कब प्रयोग किए जाते हैं? इनको उदाहरण दे करके स्पष्ट भी करना है। तो देखिए, आया है पूर्ण विराम के बारे में। तो पूर्ण विराम का सिंबल यह है, चिन्ह। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना। पूर्ण विराम का उपयोग प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, आपका एग्जाम्पल है कि राम खेलता है। क्या है? राम, राम खेलता है और वह स्कूल क्या करता है? वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, यह क्या है? पूर्ण विराम है। देखिए, यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह, यहाँ पर भी पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह में ऐसा बनता है इनका सिंबल। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर क्या है? कहाँ है? तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है? देखिए, इसमें क्या, कहाँ, कौन, ये सब आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से पूछे भी जाते हैं और इनका सिंबल भी दिया गया है। और यह सेंटेंस क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब भी बीच में देखिए, तुम्हारा घर कहाँ है तो दिया है ना। ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन में जो प्रश्नवाचक चिन्ह और पूर्ण विराम के बारे में पूछा हुआ था, वो सब आपको बताते हुए साथ ही एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हुए यह क्वेश्चन नंबर 17 खत्म होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 और यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है साथी, चलिए, औपचारिक क्या है? औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक भाषा में आपको समझना है और संक्षेप में समझना है। तो चलिए, औपचारिक भाषा में व्याकरण का सख्त पालन किया जाता है। औपचारिक में भाषा व्याकरण का क्या है? सख्त पालन, बहुत कड़ाई के साथ, बहुत नियम तरीके के साथ किया जाता है औपचारिक में। लेकिन वही अनौपचारिक भाषा में व्याकरण के नियम लचीले होते हैं। मतलब व्याकरण का नियम का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत कठिनाई से प्रयोग नहीं किया जाता है अनौपचारिक में, लेकिन औपचारिक में किया जाता है। चलिए, अगले पॉइंट के साथ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो आता है सेकंड पॉइंट क्या है? औपचारिक भाषा में शैली गंभीर, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होती है,
जबकि अनौपचारिक भाषा में शैली हल्की फुल्की, भावपूर्ण और व्यक्तिपरक होती है। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगले पॉइंट पर तीसरा पॉइंट हमारा है कि नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखना, व्याख्यान देना, बैठक में बात करना आदि औपचारिक भाषा के अंतर्गत आता है तथा दोस्तों या परिवार के साथ बात करना, सोशल मीडिया पर पोस्टर लिखना आदि अनौपचारिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है चौथा, औपचारिक भाषा हमेशा शिष्ट एवं विनय युक्त होती है तथा औपचारिक भाषा जो है हमेशा शिष्ट एवं विनय युक्त होती है तथा अनौपचारिक भाषा में किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है, कोई नियम वो नहीं होता है। अगले पॉइंट में चलते हैं साथी। अगला पॉइंट हमारा पांचवा है, औपचारिक पत्राचार के अंत में भवदी का प्रयोग करना पड़ता है। औपचारिक में जो पत्राचार होता है उसके अंत में क्या होता है, भवदी का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन अनौपचारिक पत्राचार में तुम्हारा तुम्हारी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तुम्हारा तुम्हारी भी लिख सकते हैं। ठीक है साथी, आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए साथी, जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है साथियों, का हमारा जो 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर है साथी, ये सब पूरा कंप्लीट हो गया। मैं आपको 18 क्वेश्चन दिखा दिया हूँ और आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए साथियों। ठीक है, जितने लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे सभी का फ़ायदा होगा और मैं आपको समय निकाल करके सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। पेपर के पहले ही पेपर की डेट हो सकता है कि आप लोग की जल्दी ही आएगी, लेकिन अभी मान चलिए कि आपकी डेट अक्टूबर मिड तक परीक्षा होने की संभावना है। बाकी अब जैसे ही पीएनपी के माध्यम से कोई सूचना आती है मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।